ऑब्वियसली भारत की आज़ादी आसान तो नहीं थी। भारत के ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनकी कारनामे तो लाजवाब हैं, पर उनको उस तरह का सम्मान आज तक नहीं मिल पाया है। आज का ये वीडियो ऐसे ही एक फ्रीडम फाइटर के नाम पे समर्पित है, तो चलिए जानते हैं आज उनके बारे में। हम सभी को भली भांति ये पता है कि अगर कई सारे वीर बलिदान ना हुए होते तो आज हम इस आज़ाद भारत में सांस नहीं ले रहे होते। ऐसे कई सारे वीरों के बारे में हमें कई जगह पे बताया या फिर पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं फ्रीडम फाइटर जिनके बारे में समय के साथ ही हम उनको भूल गए हैं या फिर भुला दिए गए हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादातर कहीं पे लिखा या पढ़ाया नहीं जाता। आज का ये वीडियो हमारे व्यूअर्स के डिमांड पर ही है, और जब पर्सनली मैंने उनके बारे में जाना तो मुझे ऐसा लगा कि इनके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। आज़ादी के लिए इनकी जो प्लान्स थी वो इतने खतरनाक थी कि अगर वो अपने प्लान्स पे सक्सेस हो जाते तो हमारा देश 1947 में नहीं, उससे कई सालों पहले यानी कि 10-15 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। पर इनके वो प्लान्स कहीं ना कहीं हमारे देश की गद्दारों के कारण ही सफल नहीं हो पाई थी। हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है जतींद्र नाथ मुखर्जी उर्फ बाघा जतीन। बाघा जतीन नाम के पीछे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। बाघा जतीन जी का जन्म नदिया डिस्ट्रिक्ट के कायगरंग गांव में, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है, वहां पे 7 दिसंबर 1879 को होता है। जतीन जब महज 5 साल के थे तो उनके पिता उमेश चंद्र मुखर्जी का देहांत हो जाता है, तो इसी वजह से उन्हें अपनी माता सरस्वती देवी और अपनी बड़ी बहन विनोद बाला के साथ अपने दादा दादी के यहाँ रहना पड़ता है। जतीन का ज़्यादातर बचपन अपने दादा दादी के यहाँ पे बीतता है, और वहाँ पे अपनी माता सरस्वती देवी भी उनका खास ख्याल रखते हैं। जतीन के एक मामा बसंत कुमार पेशे से वो एक सरकारी वकील थे, और इसी वजह से उनका फैमिली जो है फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा था, और इसी वजह से वो उनकी और उनके बहन की परवरिश जो है काफ़ी अच्छे से करते थे। जतीन जब 9 साल के होते हैं तो उनके मामा उनका एडमिशन कृष्णा नगर के एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे कर देते हैं। और दूसरी तरफ जतीन की माता भी काफ़ी एक प्रभावशाली महिला थी, और दूसरी तरफ वो एक अच्छी कवि भी थी, और इसी वजह से वो अपने बच्चों की परवरिश यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो अपने बच्चों को बचपन से ही योगेंद्र विद्याभूषण और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे रिवोल्यूशनरीज की कहानियाँ और कविताएं सुनाया करते थे। इसके अलावा जतीन की माँ यानी कि सरस्वती देवी जतीन को बचपन से ही भारत में चल रही पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स के बारे में बताया करती थी। इसीलिए जतीन बचपन से ही भारत मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते थे। अपनी माँ की परवरिश कुछ ऐसी थी कि जतीन बचपन से ही अंदर और बाहर से ही काफ़ी एक साहसी और वीर बन चुके थे। 1895 को उनका दाखिला कलकत्ता सेंट्रल कॉलेज में हो जाता है, जिसमें वो उनकी FA की पढ़ाई के साथ स्टेनोग्राफी भी सीखते हैं, और इस कॉलेज को आज हम खुदीराम बोस कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। जिस समय पूरे बंगाल में हैजा महामारी फैली हुई थी, उस समय जतीन पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। ठीक उसी समय वहीं पे रामकृष्ण मिशन संस्थान की तरफ से भी पीड़ितों के लिए सेवा मुहैया किया जा रहा था। इसी दौरान जतीन की मुलाकात होती है स्वामी विवेकानंद जी के साथ। जब उनकी मुलाकात स्वामी जी से होती है तो जतीन काफ़ी प्रभावित होते हैं स्वामी जी से। इससे जतीन के मन में देश की आज़ादी की भावना और स्ट्रॉन्ग होने लगी, और विवेकानंद जी को भी ऐसे ही युवकों की दरकार थी, क्योंकि जो मन और तन दोनों से ही सशक्त हो, और जो भारत की संस्कृति को भारत में फिर से ला सके, और अंग्रेजों को उनकी भाषा में ही उनको जवाब दे सके। जतीन से मिलने के बाद स्वामी जी को ऐसा लगा कि इस काम के लिए जतीन से बेहतर कोई हो नहीं सकता। स्वामी जी और उनकी बहन निवेदिता जतीन के साथ मिलकर लोगों की सेवा करते हैं, और समय मिलने पे देश के बारे में भी बात करते रहते हैं। और इसी बीच स्वामी जी जतीन को अम्बुगृह जिम्नासियम भेज देते हैं, ताकि वो वहाँ पे जाकर कुछ सेल्फ डिफेंस के टेक्निक सीख सके। इसी बीच जतीन की पढ़ाई खत्म हो जाती है, और सन 1899 में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन प्रिंगल कैनेडी के पास उनकी सेक्रेटरी की नौकरी लग जाती है।
क्योंकि जतिन पहले से ही स्टेनोग्राफी सीख चुके होते हैं तो यहाँ पे उनको काम में काफ़ी आसानी होती है। और जैसे कि कैनेडी एक हिस्टोरियन थे तो वो भारत की हिस्ट्री के बारे में भी लिखते थे, और इसी से जतिन को ये पता चलता है कि अगर भारत को आज़ाद होना है तो भारत को एक इंडियन नेशनल आर्मी की ज़रूरत होगी। इंडियन नेशनल आर्मी जिसकी कमांडर सुभाष चंद्र बोस जी थे। जी हाँ, इसकी सोच, इसको बनाने की सोच में जितने भी लोग शामिल थे उसमें से जतिन जी भी एक थे। सन 1900 एडी जब जतिन जी की शादी इंदुबाला बनर्जी के साथ हो जाती है और 2 साल में ही उनको एक बेटा होता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो जाती है। इससे जतिन जी और उनके परिवार काफ़ी दुखी होते हैं और इसीलिए वो अपने परिवार के साथ तीर्थ करने चले जाते हैं। तीर्थ से जब वो लौटते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी पहचान और उनकी नाम बदल जाती है। 10 अप्रैल 1906 जब जतिन गांव में आते हैं तो उनके पास गांव के कुछ लोग भागे भागे आते हैं और जतिन से ये कहते हैं कि गांव में एक काफ़ी खतरनाक जानवर आया है जो कि लगता बाघ जैसा है। जतिन बचपन से ही काफ़ी निडर और साहसी थे, तो फौरन ही वो अपनी कुखरी लेके उस जानवर की रेकी करने चले गए। और जाते वक्त उनकी पत्नी इंदुबाला ने उनको राइफल लेने को कहा, पर उन्होंने कहा कि पहले उस जानवर की रेकी कर लिया जाए कि आखिर जानवर कौन सा है। जतिन और कुछ गांव वाले ऐसे ही टोह लेते हुए एक गन्ने के खेत के पास पहुंचते हैं। गन्ने के खेत के अंदर से कुछ सरसराहट की आवाज़ जब होती है तो जतिन वहां जाकर देखते हैं कि वहां पे एक बंगाल टाइगर जो है बैठा हुआ है। 7 फुट का वो बंगाल टाइगर था और अचानक से ही वो जतिन के पास झपट पड़ते हैं और जतिन को काफ़ी सारी चोटें आती है। और उसके बाद जतिन अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए अपनी कुखरी को निकालते हैं और उस बाघ की गर्दन में इतनी वार करते हैं कि वो बाघ वहीं पे गिर पड़ता है और मर जाता है। काफ़ी चोट लगने के कारण जतिन को कलकत्ता ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर सूर्येश प्रसाद सर्वाधिकारी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करते वक्त वो जतिन की कहानी जब सुनते हैं तो वो जतिन से काफ़ी प्रभावित होते हैं कि कैसे वो अकेले ही एक कुखरी की मदद से एक बंगाल टाइगर को मार गिराया था। डॉक्टर साहब जब इस कहानी को न्यूज़पेपर पर आर्टिकल छपवाते हैं तो सभी लोगों को इसके बारे में पता चलता है, जतिन जी के बारे में पता चलता है और अंग्रेज भी जतिन जी के बारे में जानते हैं और इसके बाद अंग्रेज उनको सिल्वर शील्ड प्राइज देते हैं। डॉक्टर सर्वाधिकारी ने यहाँ पर जतिन जी का एक नया नाम दिया था क्योंकि वो अकेले ही खाली हाथ एक कुकरी के मदद से ही एक बंगाल टाइगर को मार गिराया था। यहाँ पर वो जतिन को पहली बार बाघा जतिन के नाम से बुलाते हैं और उनका नाम बाघा जतिन रख देते हैं। ये तो हो गई उनकी पर्सनल लाइफ। अब बात करते हैं उन एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि उनकी संघर्ष को दिखाती है देश की आज़ादी के लिए। 1900 में जतिन और उनके सहयोगी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को निर्माण करते हैं जिसका नाम अनुशीलन समिति रखते हैं। इस समिति का मुख्य काम ये होता है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बड़े बड़े अधिकारी और उनको सहयोग पहुंचाने वाले जितने भी हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जाए और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जा सकता है। और इस अनुशीलन समिति संस्थान का दूसरा लक्ष्य ये था कि जितने भी सारे भारतीय इंडियन आर्मी ब्रिटिश कंट्रोल में हैं उनको इस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा जाए। इससे क्या हो कि ब्रिटिश के पास जो इंडियन आर्मी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होगा और अगर ब्रिटिश आर्मी ही नहीं रहेगी यानी कि इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश कंट्रोल में है वो ही नहीं रहेगी तो वो हमारे इस रिवोल्यूशनरीज को रोकेगी कैसे। इस तरह से वो ब्रिटिश को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर सकते थे। 1905 की यह घटना है जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए हुए थे तो उनके वेलकम के लिए भारत में एक पार्टी रखी गई थी। वहाँ पे कई सारे भारतीय भी आए हुए थे और ब्रिटिशर्स भी मौजूद थे, वहीं जतिन भी मौजूद थे और कुछ भारतीय महिलाएं घोड़ा गाड़ी के ऊपर से प्रिंस ऑफ वेल्स को देखने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान कुछ अंग्रेज सोल्जर्स जो है वो घोड़ा गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ पे भारतीय महिलाओं को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये सब जब जतिन देखते हैं तो वो वहाँ पे जाकर उन सोल्जर्स को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे कुछ भारतीय महिलाएं हैं जो वहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें परेशान ना किया जाए। पर जतिन की बात को यहाँ पे अंग्रेज सोल्जर्स जो है वो अनसुना कर देते हैं और फिर से परेशान करने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान वहाँ पर जतिन जो है पूरे गुस्से से उन सारे 5-6 अंग्रेज़ों को वहाँ पे पीटने लगते हैं और पीट के उन्हें नीचे गिराकर ज़मीन पे लेटा देते हैं। और ये सब प्रिंस ऑफ वेल्स सब देख रहे होते हैं और वो काफ़ी गुस्सा भी होते हैं
पर बाद में जब उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स वहाँ पे उन सोल्जर्स के ऊपर नाराज होते हैं। ये वो दौर था जब भारत में काफ़ी गरीबी थी और महामारी का प्रकोप भी चारों तरफ था। तो इसीलिए जतिन जो है कलकत्ता और उसके आसपास के जगह पे रिलीफ कैंप चला रहे थे, और इसी बीच वो मीटिंग्स करके अपने रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लोगों को जोड़ रहे थे, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अच्छे पोजीशन पे थे और कभी भी अगर भारतीयों की तरफ से कोई भी प्रोटेस्ट हुआ तो वो भारतीयों को पीट भी देते थे। तो इसी वजह से अंग्रेज जो है उनको कभी भी संदेह नज़र से या फिर डाउट नहीं करते थे। इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट जतिन को दार्जिलिंग कुछ स्पेशल काम के लिए भेजते हैं। वहाँ पे पहुँचते ही जतिन अनुशीलन समिति का काम शुरू कर देते हैं, यानी कि वो अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और वो आसपास यानी कि सिलीगुड़ी से भी अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सिलीगुड़ी में भी एक घटना घटता है कि जब जतिन प्लेटफॉर्म में बैठे हुए थे तो वहाँ पर कुछ अंग्रेजों के साथ एक भारतीय टकरा जाता है, और वैसे भी अंग्रेज सोल्जर्स जो है भारतीयों को पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए वो सारे अंग्रेज सोल्जर्स जो है उन भारतीयों को, अकेले भारतीयों को पीटने लगते हैं। ये जब जतिन देखते हैं तो वो वहाँ पे तुरंत ही जाकर उन सोल्जर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सोल्जर्स जो थे वो रोकने का नाम नहीं ले रहे थे, और इसीलिए जतिन को आ जाता है गुस्सा, और वो अकेले ही सारे अंग्रेजों को पीट पीट के वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो है पूरी तरह से लेटा देते हैं। और इसी दौरान जतिन को वहाँ के कोर्ट पे जाना पड़ता है। गवाही के अभाव के कारण वहाँ पे जतिन को पूरी तरह से निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। दरअसल ये होता है कि अंग्रेज वहाँ पे गवाही नहीं देते, क्योंकि अगर वो गवाही दे देते कोर्ट पे तो यहाँ पे ये पता चल जाता कि अंग्रेज कितने कमज़ोर हैं, और इस खबर को पूरे भारत में जब सुना जाएगा तो दूसरे जगह पे भी लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी और वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को कहीं पे भी पीटने लग जाएंगे। इसी दौरान जतिन एक नए सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण करते हैं, जोगांतर। दरअसल इसमें एक नई तरह की एक्ट को शुरू किया गया था, यानी कि टैक्सी कैब रॉबरी। यानी कि इसमें क्या करते थे कि वो टैक्सी में आते थे अचानक से और बैंक्स को लूटते थे और फौरन ही चले जाते थे, और कभी भी दरकार पड़े तो वो बड़े बड़े अधिकारियों को ख़त्म करने के लिए भी इस टैक्सी को यूज करते थे। इस समय तक पूरे भारत में जतिन कई सारी रिवोल्यूशनरीज को तैयार कर चुके होते हैं, यानी कि ये एक तरह से स्लीपर सेल्स की तरह काम करते थे। सुप्रीम से अगर कोई भी कमांड आई तो ये सारे एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जतिन के पास एक एडवांटेज ये थी कि अंग्रेजों को ये पता नहीं था कि ये रिवोल्यूशनरीज कितने संख्या में हैं और इनके पास कौन कौन से हथियार हैं और ये कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पे जतिन को सिर्फ इंतजार थी तो केवल वो कैसे अपने रिवोल्यूशनरीज के हाथ में हथियार थमा सके और उनको तैयार कर सके, जिससे कि एक रिवोल्ट को तैयार किया जा सके। और जैसे ही 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी, वो एक साथ भारत के अलग अलग जगह से जतिन ऐसे ही एक लड़ाई शुरू अंग्रेजों के खिलाफ कर दी। वीरेंद्र दत्ता गुप्ता जो कि एक रिवोल्यूशनरिस्ट थे, जिन्होंने डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शामसुल आलम को हत्या की थी। दरअसल ये हत्या इसीलिए हुई थी कि शामसुल आलम जो है वो रिवोल्यूशनरीज के ऊपर काफ़ी सारे ज़्यादा टॉर्चर करता था, और इसी वजह से वीरेंद्र दत्ता गुप्ता को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी कि ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट भी की थी। बाद में वीरेन को फांसी दी जाती है, पर वीरेन की गवाही से यहाँ पर जतिन और उनके साथियों को अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना शॉक्ड था कि वो ये नहीं सोच पाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इतने अच्छे पोजीशन में होने के बावजूद इतने खतरनाक रिवोल्यूशनरीज बन चुके थे जतिन के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने के कारण यहाँ पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उनके काम में कोई सेंट्रल फिगर नहीं होते थे। और उसके बाद जतिन रिहा होने के बाद फौरन ही अपने काम में और भी जोरों शोरों से लग जाते हैं। ये वो समय था जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ा हुआ था, यानी कि यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ जर्मन्स थे, और जतिन का ये सोचना था कि अगर जर्मन से हम हथियार मंगवाएं और भारतीय रिवोल्यूशनरीज के हाथ में हथियार पकड़ा दें, और इससे एक इंडियन नेशनल आर्मी की गठन हो सकता है और ज़रूरत पड़ने पे इनको एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध शुरू किया जा सकता है। जतिन का ये प्लान काफ़ी कारगर सा लग रहा था। अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता तो भारत आज़ादी से कई साल पहले ही आज़ाद हो चुका होता। इस दौरान अंग्रेज जतिन के ऊपर नज़र रखे हुए थे और जतिन को भली भांति ये बात पता था, और इसीलिए ये इन सब कामों को काफ़ी सीक्रेटली कर रहे थे।
अंग्रेजों को धोखा देने के लिए जतिन यहाँ पे निकल पड़ते हैं तीरथ करने के लिए। तीरथ करने के बहाने वो सीधे जाके मिलते हैं निरालंबा स्वामी से, जो कि एक रिटायर्ड रिवोल्यूशनरीज थे और जिनका रियल नेम था जतिंद्र नाथ बैनर्जी। स्वामी जी तो इस वक्त रिटायर्ड हो चुके थे, पर अब भी उनके कई साथी थे जो कि इस तरह से रिवोल्यूशनरीज ग्रुप्स को लीड कर रहे थे। उनमें से रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल फेमस नाम थे। आगे चल के रासबिहारी बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज को तैयार करते हैं और फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमांडर बना देते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। यहाँ पे जर्मन्स भी जतिन को हथियार देने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक जहाज में पूरी तरह से हथियार भरकर भारत रवाना कर देते हैं। पर यहाँ पे यूएस की चेक रिवोल्यूशनरीज की वजह से ये भारत और जर्मन्स के बीच इतना बड़ा प्लॉट जो है ये पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाता है और यहाँ पे अंग्रेज जो हैं इस जहाज को बीच समंदर में ही रोक देते हैं और जतिन का ये पूरा प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। जैसे ही अंग्रेजों को ये पता चलता है कि इस पूरे प्लान के पीछे जतिन का हाथ है, तो वो जतिन को पकड़ने के लिए उनके ऊपर इनाम रख देते हैं। यहाँ पे जतिन बंगाल से छुपते छुपाते हुए पहाड़ों जंगलों के रास्ते से किसी भी तरह से ओडिशा में पहुंचकर बालेश्वर रेलवे स्टेशन पे वो पहुंच जाते हैं। क्योंकि उन्हें इसलिए छुपना पड़ा क्योंकि भारत में कुछ ऐसे भी देशद्रोही लोग रहते थे जो कि पैसे के लिए भारत को यानी कि अपने देश को भी वो धोखा दे सकते थे। यहाँ पर अंग्रेजों को ये पता चल जाता कि जतिन रेलवे स्टेशन में मौजूद है, तो वो फौरन ही आकर वहाँ पे जतिन और उनके साथियों को घेर लेते हैं। यहाँ पर जतिन के साथी उनसे ये कहते हैं कि हम आपको कवर फायर देते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। पर जतिन इसको मना करके कहते हैं कि मैं आपके साथ यहाँ पे लड़ूंगा। जतिन और उनके साथी यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी समय लड़ाई करते रहते हैं और इसी बीच उनके कई साथी घायल हो जाते हैं और कई की मौत भी हो जाती है। काफ़ी समय लड़ाई करने के बाद जतिन भी आखिरकार हार मान जाते हैं और यहाँ पर अंग्रेज जो हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जतिन बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं, उनको बालेश्वर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ठीक उसके अगले दिन यानी कि 10 सितंबर 1915 को उन्हीं की बुलेट से उनकी मौत हो जाती है, यानी कि उनको वीरगति प्राप्त होती है। देश के लिए इनका ये बलिदान हमें और आपको प्रभावित करता है, पर क्या उनको ये सम्मान सही से इस देश से अभी तक मिल पाया है? इसी सवाल के साथ आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।